हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। हमने पहले जो वीडियो आपके लिए भेजे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट्स आप ले चुके हैं, आपके पास पहुंच चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे और 2-3 समास ऐसे हैं जिनमें अंतर है, जैसे तत्पुरुष समास और द्विगु में अंतर है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि में अंतर है। अंतस्पष्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास में। क्या डेफिनेशन है, क्या बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास जो है, उस समास में बेटा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो समस्त पद से अलग बनता है ना, वो प्रधान होता है। जैसे देखिए, इसमें समस्त पद में एक अन्य की ओर जो संकेत करता है, जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो। अब मुरली को धारण करता है, इसमें 2 पद हैं, मुरली और धारण करने वाला। तो दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं, बल्कि प्रधान कौन सा पद है? जो धारण करता है, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। तो जो तीसरा पद है वह प्रधान है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं है, बल्कि मिलकर ये दोनों पद मिलकर जो एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं वो प्रधान है। राइट, लाइक सेकेंड एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, लंबोदर। अब लंबोदर में क्या है? लंबा है उदर जिसका। ना तो लंबा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर महत्वपूर्ण तो है, महत्वपूर्ण से तात्पर्य है प्रधान। ना तो लंबा प्रधान है, ना ही उदर प्रधान है, बल्कि प्रधान वो है जिसका लंबा उदर है। यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। क्लियर? तो अब आप एक बार समझ लीजिए, उपरोक्त दोनों उदाहरणों में समस्त पद मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, लंबोदर गणेश जी के लिए कहा गया है। इनकी ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। तो बहुव्रीहि समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के किसी तीसरे विशेष व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। करेक्ट? अब बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देखिए जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, अर्थात गणेश। गोपाल, गायों का पालक है, पालक मतलब होता है पालने वाला। जो गायों को पालते हैं वो अर्थात श्री कृष्ण। गायों का पालक है, गायों का पालनहार है जो, वो अर्थात श्री कृष्ण। चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण कह सकते हैं या विष्णु जी कह सकते हैं। रियल, ठीक है, करेक्ट। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, लोचन मतलब आंखें, नेत्र। 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान जी, पवन पुत्र। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। हो गया आपका बहुव्रीहि समास ये सारे। अब चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। आगे देखिए, एक दंत है जिसका, अर्थात गणेश जी। और मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, अर्थात कार्तिकेय। राइट? अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ समस्त पद ऐसे भी हैं जो कर्मधारय में भी सेम आते हैं, बहुव्रीहि में भी सेम आ जाते हैं कई बार। नीलकंठ है, मान लीजिए नीलकंठ है, नीलकंठ तो भगवान शिव को भी कहते हैं, और नीलकंठ सिंपल सी बात, एक पक्षी भी है नीलकंठ नाम का। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें समझना कैसे है, कर्मधारय में लिखे हैं उसे या बहुव्रीहि में लिखे, यही मैं आपको अब बता रही हूँ। देखिए, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य होता है, उपमेय उपमान होता है। ये होते हैं ना दोनों चीज़ों, इनका संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध और विशेषण विशेष्य का संबंध। जबकि बहुव्रीहि में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तीसरे पद की, ये ध्यान रखिएगा आप।
ये तो यहाँ विशेषण और विशेष्य हो जाता है, उपमेय उपमेय और उपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है बहुव्रीहि में कि वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे अब जैसे देखिए, जैसे क्या है ये, कमल नयन एक शब्द है, इसमें दोनों समास हो सकते हैं। कैसे? विग्रह के आधार पर। ये जो है ना, ये किए है, एक ये है, ये दोनों क्या है? विग्रह। ठीक है, क्या है ये? विग्रह। विग्रह के आधार पर हम इनके भेद को समझ सकते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये तो हो गया विशेषता, विशेषण और विशेष्य हो गया, ये विशेषण है, राइट। कमल के समान नयन तो हो गया कर्मधारय समास, राइट। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो हो गया बहुव्रीहि समास। यानी कोई शब्द अगर सेम 2 या 3 या 4 जितने भी समास में आता है तो हम उसके लिए इसको देखेंगे, विग्रह को देखेंगे, क्योंकि हमें विग्रह चेंज करना होगा। ये जो विग्रह है ना, विग्रह के आधार पर हम समास को समझेंगे और विग्रह के आधार पर ही समास को हम निर्धारित करेंगे, तय करेंगे कि यही वाला समास हो सकता है। क्लियर? अब देखिए आगे, अब द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। अब द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर कैसे करें? देखिए, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, आपको पता ही है कि द्विगु में संख्या आती है, तथा पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। पहले पद में दूसरे पद की संख्या बताई जाती है, कितनी संख्या है, जैसे चौमासा। चौमासा मतलब 4 मास, मास कितने हैं? दूसरे पद की संख्या, मास की संख्या बताता है पहला पद कि 4 हैं, चौमासे में 4 मास हैं। जबकि बहुव्रीहि समास में कई बार पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करता है। जैसे देखो, तिरंगा है, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार, हो गया द्विगु। इसमें 3 रंग हैं तो द्विगु हो गया। लेकिन अब तिरंगा झंडा चूंकि भारत के अलावा किसी और के पास नहीं है, वो साइन भारत के अलावा किसी और के पास नहीं है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए विशेष हो गया। तो 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात भारतीय ध्वज विशेष, तो हो गया बहुव्रीहि समास, राइट। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। अब देखिए, एक बार हम समराइज करते हैं अपने पढ़े हुए पाठ को, सारे को। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। मूल शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी के मेल से बनते हैं। ये हमने आपके इस 4 नंबर के चैप्टर में, 4th नंबर चैप्टर में उपसर्ग, प्रत्यय, समास सब कुछ है। ठीक है, तो मूल शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी के मेल से बनते हैं, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। और जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर, ये पहले और बाद में, पहले उपसर्ग और बाद में प्रत्यय। प्रत्यय के 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जोड़कर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल्स हम दे चुके हैं, समझा भी चुके हैं, आप बुक्स भी फिल कर चुके हैं, राइट। समास हिंदी में नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बेटा इनको तैयार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके असाइनमेंट में इनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, समस्त पद में 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं, राइट। समस्त पद के पदों को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के पदों को, जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, उन्हें अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह। आपका समास चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम आपको ये सारा आपका होमवर्क वगैरह आपको वन ड्राइव में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा समास का चैप्टर ये। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर लेकर हम आपके सामने आएंगे। कुछ नया होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड डे।